दोस्तों, पाकिस्तान इकलौता ऐसा मुल्क है जहां डॉन का नाम रहमान डकैत है, लेकिन उसका मुल्क पूरा डकैत है। थिएटर्स में धुरंधर चल रही है, बहुत लोगों की जल रही है। पाकिस्तान के लहेरी में जिस गैंगवार और ब्रुटैलिटी को दिखाया गया है, इस फिल्म में उसको लेकर बवाल हो रहा है। लेकिन हमने सोचा क्यों ना धुरंधर में दिखाए गए इंसिडेंट पर रियल लाइफ में आखिर हुआ क्या था उस पर बात कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ लोग मुंह में पान और फिल्मों पर ज्ञान बहुत जल्दी घुसेड़ देते हैं। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। दोस्तों, धुरंधर में जिस लहेरी का गैंगवार दिखाया गया है, जानते हैं कि उसकी असलियत आखिर क्या है? इसे कराची का वाइल्ड वेस्ट भी कहा जाता है। पाकिस्तान के शहरी क्राइम, आतंकवाद और खुफिया खेल का ये एक नंगा नाच है, जहां ड्रग्स, गैंगवार, पॉलिटिकल बैंकिंग और आईएसआई जिहादी नेटवर्क मिलकर भारत को निशाना बनाने वाली साजिशों को जमीन तैयार करते हैं। ये इलाका केवल गुंडागर्दी या लोकल माफिया की कहानी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की उस गहरी स्ट्रक्चरल बीमारी का आईना है जिसमें उसका देश पॉलिटिकली, अंडरवर्ल्ड और आतंकवाद एक दूसरे से गुथे हुए हैं। दरअसल लहेरी कराची के सबसे पुराने इलाकों में से है, जहां शुरू में कम इनकम वाला सेक्शन खासकर अफ्रीकी मूल के लोगों और बलोच कम्युनिटी की बस्तियां थी, जो फुटबॉल, बॉक्सिंग, कल्चरल लाइफस्टाइल के लिए मशहूर थी। 70 के दशक में जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहाँ के लोगों को जमीन के राइट्स दिए, जिससे ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी का मजबूत वोट बैंक बन गया। इसके बाद ये जमीनी मुताहरी कौमी मूवमेंट यानी MQM के साथ पॉलिटिकल लड़ाई का पार्ट बन गई। 70-80 के दशक में अफगान युद्ध, पाकिस्तान में होकर गुजरने वाले हीरोइन ट्रांजिट रूट और हथियारों की बाढ़ ने इस सोशल ताने बाने को तेजी से क्राइम डोमिनेटिंग बना दिया, और वहीं से उस गैंगवार की शुरुआत हुई जिसका लीडर रहमान डकैत था। 80 के दशक में छोटे मोटे क्रिमिनल ग्रुप धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइजेशन गैंग में बदल गए, जिनमें शुरुआती दौर में काला नाग, दादाल और शेरो जैसे नाम, और बाद में रहमान डकैत, अरशद पप्पू, हाजी लालू, इकबाल बाबू जैसे चेहरे उभरे। 2000 के दशक में रहमान डकैत ने पीपल्स अमन कमेटी के नाम पर एक तरह से पैरवेल हुकूमत भी वहां खड़ी कर दी थी, जो रंगदारी, ड्रग्स तस्करी, अपहरण और पर्ची सिस्टम के जरिए इलाके से पैसे वसूलते पॉलिटिकल पार्टी से सीधे डील कर रही थी। 2007 के दशक में बेनजीर भुट्टो का कराची में वापसी पर कराची कर गाजा धमाके के बाद रहमान डकैत ने भुट्टो को अपनी गाड़ी में बिठाकर बिलावल हाउस तक सुरक्षित पहुंचाया था। इस घटना में रहमान डकैत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी का करीबी बना दिया गया, जिसके बाद उसकी पीपल्स अमन पार्टी को पार्टी का सपोर्ट मिला। अब धुरंधर में सिर्फ रहमान डकैत तक की कहानी को दिखाया गया है, लेकिन रहमान की मौत के बाद उजैर बलोच ने PAC और लहरी पर कब्जा कर लिया। अरशद पप्पू गैंग के साथ खूनी दुश्मनी में सैकड़ों मर्डर, अपहरण, डेड बॉडीज की बोरियां और रॉकेट ग्रेनेड तक के इस्तेमाल वाली शहरी जंग को भी जन्म दिया। गैंगों की ताकत कुछ इस हद तक बढ़ गई दोस्तों कि कराची के कुछ हिस्से कुछ सालों तक तो नो गो एरिया बन गए, जहां पुलिस और रेंजर्स भी बिना बाहरी फोर्स के घूमने से कतराती थी। अब बात करते हैं लहेरी के इस क्रिमिनल नेक्सस को पॉलिटिकल और इंटेलिजेंस सपोर्ट कैसे मिला था। इंटेलिजेंस क्राइसिस ग्रुप और बाकी रिसोर्सेज के अनुसार कराची की पार्टियां, खासकर पीपीपी, MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सालों तक लहेरी और बाकी इलाकों के गैंगों को पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया। अब बदले में इन्हें प्रोटेक्शन, ठेके और पुलिस प्रशासन में दबदबा मिलता था। रहमान डकैत की PAC पीपीपी के लिए चुनावी ताकत और डर की राजनीति फैलाने की रिसोर्स बनी, जबकि अपोजिशन ने अपने सपोर्ट वाली गैंगों के सहारे कास्ट और रीजन में डोमिनेंस की लड़ाई लड़ी थी। दोस्तों, ये पाकिस्तान में ही पॉसिबल हो सकता था कि यहाँ के नेता 1 किलो मलाई के लिए पूरे मुल्क को बाजार में बेच दें। अपने ही देश के अंदर इतना बड़ा डिवाइड करना पाकिस्तान और खासकर पंजाबी पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं थी। अभी हम क्लेप करेंगे अपने लिए, मगर वो क्लेपिंग ऐसे हो कि हम चैंपियन, सबको पता कि हम चैंपियन। ओके गाइस, तो खैर, उधर ISI और बाकी सिक्योरिटी एजेंसियां एक तरफ जिहादी ऑर्गेनाइजेशन से पर्दों के पीछे का खेल खेलती रही, तो वहीं दूसरी ओर शहरी लेवल पर अंडरवर्ल्ड, ट्रांसपोर्ट माफिया, पोर्ट कंट्रोल और हवाला नेटवर्क पर भी नजर रखती रही। अप्रैल 2012 में पीपीपी सरकार ने उज्जैन बलोच और उसके नेटवर्क के खिलाफ बड़े पुलिस ऑपरेशन की शुरुआत की, जब गैंगवार खुलेआम शहर को जकड़ने लगी थी। शुरुआती ऑपरेशन में पुलिस ने भी भारी विरोध, रॉकेट लॉन्चर, स्नाइपर फायर और घनी बस्ती की आड़ के कारण भारी नुकसान हुआ था, जिसके बाद 2013 में नवाज शरीफ के दौर में कराची में पूरी जगह
टारगेटेड ऑपरेशन और रेंजर्स को खुली छूट दी गई। 2013 से 2017 के बीच में हजारों अक्यूज की गिरफ्तारी, फाइनेंशियल और हथियार सप्लाई लाइन पर वार हुआ। इसके साथ ही इंटेलिजेंस वेस्ट छापों ने पीएसी और उससे जुड़े चेहरों को भी मार गिराया था, गिरफ्तार कर लिया गया। 2017 में रेंजर्स ने बाबा लाडला जैसे गैंग लीडर को इनकाउंटर में खत्म किया। बावजूद इसके पुलिस और रिसर्च रिपोर्ट मानती है कि लहेरी के पुराने गैंग नेटवर्क का क्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसके गैर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ड्रग्स और स्मॉल सेल्स के रूप में आज भी एक्टिव है। कराची पर हुए सिक्योरिटी स्टडीज़ बताते हैं कि लहेरी गैंग सीधे और टिपिकली जिहादी ग्रुप जैसे एलईटी और जेईएम की तरह आइडियोलॉजिकल ग्रुप नहीं थे, लेकिन उनका क्राइम नेटवर्क कई बार आतंकी ग्रुप्स के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट, हथियार सप्लाई, फाइनेंसिंग और शहरी वायलेंस में इस्तेमाल हुआ था। हीरोइन रूट पोर्ट्स के जरिए स्मगलिंग, हवाला और अवैध हवाला चैनलों में से होने वाली आमदनी का हिस्सा अफगान पाक जिहादी नेटवर्क और पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक एक्ट्रेस स्टेट्स तक पहुंचने के आरोप डिफरेंट रिपोर्टों में दर्ज हैं। पाकिस्तान आतंकवाद ट्रेड एनालिसिस ये दिखाते हैं कि TPLEJ जैसे सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप ने कराची के गैंग और लोकल मिलिटेंट सेल्स को कभी कभी हिटमैन शेल्टर या फाइनेंसिंग के लिए यूज किया, खासकर जब उन्हें शहरी इलाकों में डिनाबिलिटी चाहिए होती थी। इस सिस्टम में क्राइम और आतंकवाद के बीच की लकीर धुंधली कर दी, जहां एक भी बंदूक कभी ड्रग रूट की रखवाली करती, कभी पॉलिटिकल टारगेट किलिंग करती और कभी कम्युनल या आतंकी हमले में यूज होती। अब दोस्तों, इस लहरी के नेटवर्क में सबसे बड़ा ट्रेंड नकली नोटों के उस सिंडिकेट ने लगाया, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी लगातार अपने ही देश में एक पैरेलल इकोनॉमी से लड़ती रही। इस 10 साल के ISI प्रोजेक्ट का नाम था कराची प्रोजेक्ट। ISI ने लहेरी के गैंग जैसे उजर बलोच गुट को हथियार और फंड्स दिए, जो जाली नोट प्रिंटिंग यूनिट चलाते थे। आतंकी फंडिंग के लिए खनानी सिंडिकेट्स ने हवाला रूट से नेपाल, बांग्लादेश होते हुए भारत में नोट डाले। कराची प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लहेरी इलाके से कंट्रोल्ड एक सीक्रेट जाली नोट ऑपरेशन था, जो ISI की बैंकिंग से चलता था, जिसमें पाकिस्तानी बैंकर्स, जनरल, गैंगस्टर्स ने मिलकर हाई क्वालिटी वाले भारतीय नोट छापे। अब ये जाली नोट सबसे पहले तो महंगाई बढ़ाते थे, वही इन्हीं नोटों से टेरर फंडिंग की जाती थी, जिनमें इकॉनमी को अरबों का नुकसान होता था। सोचिए कि जाली नोट का नेक्सस इतना गहरा था कि 1000 नोटों में 4 जाली होने का एस्टिमेट था, जो ब्लैक मार्केट और ड्रग्स को बढ़ावा देते। लेकिन 2016 की नोटबंदी के बाद इस पूरे नेक्सस और इसके नेटवर्क की कमर हिल गई। ना तो पाकिस्तान के पास नए नोटों के ना बनाने के लिए नया पेपर रहा, और ना ही उसके पास वो डाई भी थी जिसके बल पर वो नकली नोटों को बना सके। इसके बाद रही सही कसर 2000 के नोटों को भी बैन करके सरकार ने पूरी कर दी। इस पूरे टेरर फंडिंग को एक झटका मिल गया था कि खुद बॉर्डर पार करते ही ये नोट बंद तो नहीं हो जाएंगे। इसके साथ ही कराची प्रोजेक्ट जैसे मामलों में भारत के अंडरवर्ल्ड, LET, इंडियन मुजाहिदीन और ISI के बीच भी लिंक भी सामने आए, जिनका कंट्रोल पाकिस्तान की जमीन से होता रहा। इस पूरे ढांचे ने कराची को इकोनॉमिक नर्व सेंटर के साथ साथ छुपे हुए आतंकी इकोसिस्टम में भी बदल दिया। इसकी वजह से पाकिस्तान को एक एज मिलता था। 2010 में एक रिपोर्ट बताती है कि एक्सपेक्टेड घुसपैठ 1500 से 1700 करोड़ की थी। भारत में जो 2012 तक 2500 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था, यानी पूरे करेंसी नोट का लगभग 55% का ग्रोथ। सोचिए ये कितना खतरनाक था। भारत में पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, केरल जैसे राज्यों में लोकल नेटवर्क ने इन्हें ड्रग्स, हथियार, हवाला और चुनावों के दौरान कैश फ्लो में मिक्स करते थे। धुरंधर में एक डायलॉग था ना दोस्तों कि हिंदुस्तान का असली दुश्मन एक हिंदुस्तानी ही है। पाकिस्तान तो फिर भी दूसरे नंबर पे आता है। ये हिंदुस्तानियों की ही गद्दारी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना बड़ा नेक्सस बना पाया। दरअसल इनकी शुरुआत उन कॉन्ट्रैक्ट्स में हुई जहां भारतीय नोट बनाने का ठेका मिला था। साल 2004 में एक ब्रिटिश कंपनी को भारतीय करेंसी सिक्योरिटी फीचर्स के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। इसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसी ने पाया कि यही कंपनी पाकिस्तान को भी करेंसी पेपर और सिक्योरिटी मटेरियल दे रही है, और ISI इन्हीं से बड़े पैमाने पर भारतीय नकली नोट भी छपवा रही थी। CBI की एक FIR के मुताबिक ये एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट कई बार बढ़ाया गया और 2015 तक चला, जबकि बीच में पाकिस्तान लिंक्ड रिस्क पर इनपुट मिलने शुरू हो गए। आरोप यह है कि इस फैसले में पाकिस्तान की बड़ी मिलती जुलती सिक्योरिटी पेपर टेक्नोलॉजी मिल गई, जिसने वो लगभग असली भारत जैसे नोट छाप सके।
कुछ भारतीय अफसर और पॉलिटिकल बिजनेस नेटवर्क पर भी ये आरोप लगा कि उन्होंने कमीशन और रिश्वत के लालच में ऐसी विदेशी कंपनी को क्रिटिकल सिक्योरिटी फीचर का मोनोपोली कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवाया। खुफिया इनपुट आने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट लंबे समय तक चलता रहा। ये ऐसे लापरवाही थी जिसमें इंडिया को 10 सालों तक नुकसान पहुंचाया। 2016 की डीमोनेटाइजेशन के बाद रिपोर्ट्स में कहा गया कि हाई क्वालिटी पुराने नोटों की रिकवरी लगभग बंद हो गई है, जिससे साफ दिखा कि पाकिस्तान वाले नेटवर्क को भारी झटका लगा है। अब आप ही सोचिए कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद भी जिन जिम्मेदार लोगों ने आंखें मूंद ली, उनके लिए बॉर्डर लाइन गद्दारी ही सही टर्म है। जिन अधिकारियों और बाबू लोगों ने कुछ डॉलर्स के लिए देश को बेचने जैसा महापाप किया, उनको खुफिया एजेंसियां अच्छे से पहचानती। तो पीएमओ तक भी रिपोर्ट गई होगी, लेकिन वो हमें नहीं पता। अच्छा है कि हमें नहीं पता। ऐसे खुफिया बातें आम लोगों को नहीं पता हो तो अच्छा है, जो पूरे खुफिया नेटवर्क को तोड़ दे। बताइए दोस्तों, कुल मिलाकर लहेरी, जिसको हम इस फिल्म में यानी धुरंधर में दिखाया गया, छोटी मोटी अगर देखा जाए तो 2-3 चीज़ों के लिए आज भी लोगों के जहन में है। पहला, वहाँ पर चलने वाले गैंग्स वॉर, इसने वहीं के लोकल बहुत सारे सैकड़ों लोगों की जान ली। फिर उसी लोकेशन से हथियार की तस्करी, जिससे भारत को भी भयंकर नुकसान हुआ। और उसके बाद नकली नोटों का सिंडिकेट, जिसके मास्टरमाइंड को ये उनसे जुड़े लोगों को अज्ञात बंदूकधारियों ने उनका इलाज कर डाला। तो दोस्तों, यह भी कराची के लहेरी इलाके की वो कहानियां जिसमें कुछ तो आपको धुरंधर में देखने को मिल गई, पर कुछ हमने आपको बता दी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। सही लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो के साथ डेली यहाँ पर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।